आप सभी का मैं अमित शर्मा आप सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जीवन में बहुत सी चीजें जरूरी हैं। किसी के लिए कमाना जरूरी होगा, किसी के लिए लोगों के कुछ काम आना जरूरी होगा, कुछ अगर पेशे से चिकित्सक है तो मरीजों की सेवाएं जरूरी होगी, पेशे से अगर चोर है तो उसके लिए चोरी करना जरूरी होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अपने सारे कामों के इतर एक चीज है जो किसी भी महकमे का आदमी हो, किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति हो, दुनिया के किसी भी कायनात का व्यक्ति हो, एक काम उसके लिए बहुत जरूरी है और वो है हंसना। जी हाँ, हल्की हल्की मुस्कान अगर आपके चेहरों पर इस बात से आई है तो ये भी जानेंगे आज अगले 45 मिनट में कि हंसना क्यों जरूरी है। उसको दार्शनिक रूप से भी समझने की कोशिश करेंगे, उसको हमारी जरूरत के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे, और मेडिकल साइंस क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं अमित शर्मा सबसे पहले तो आज के इस फुग्गे समारोह के मौके पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जयपुर हब बन चुका है पूरी दुनिया के लिए जयरंगम के जरिए। नाट्य जो प्रस्तुतियां, नाट्य से रिलेटेड जो डिस्कवरीज, जो रिसर्च जयरंगम ने दी है वो तारीफ के काबिल है। और फुग्गे के बारे में आपको बताऊं तो 2003 में ये फेस्टिवल हुआ था, बहुत ही चर्चित फेस्टिवल था। मैंने बतौर पत्रकार उसे कवर भी किया था, इसलिए मुझे याद है। और अब क्योंकि कोरोना के कारण हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये बंदिशें सामने आई हैं कि हम थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज इस गोष्ठी को, जिसमें दो बहुत ही उम्दा डॉक्टर मेहमान हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, मैं शुरुआत करता हूं। पहले दोनों का परिचय आपसे करा देता हूं। मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र मित्तल से। मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर वीरेंद्र मित्तल, आप लोग मैक्सिमम लोग जो जुड़ रहे हैं वो जानते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र मित्तल जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 दशक से ज्यादा इन्हें हो गया अपने एक्सपर्टाइजेशन में जो ये यहाँ दे रहे हैं। बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो बच्चों के साथ ट्रीट करने में तो वैसे ही डॉक्टर साहब को मुस्कुराना भी पड़ता है, क्योंकि कड़वी कड़वी ये खिलाते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो इन्हें तो हंसना, खुद को पहले बच्चे को हंसाना जरूरी है, क्योंकि ये रोला आते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है जी। मैं हमारी दूसरी मेहमान वंदना कौशिक से भी आपका तारुफ कराना चाहूंगा। वंदना रेवाड़ी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। वंदना के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि वंदना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारा मनोविज्ञान पढ़ती हैं। वो, हम जब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा समझ गए हैं, तो ये हमें ये समझाती हैं कि तुम ज्यादा नहीं समझे, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। मैं कहूं कि भाई साइकेट्रिस्ट हैं। तो दोनों मेहमानों का एक बार स्वागत। जो दर्शक हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा को। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। एक बात जहन में, मुझसे लोग मेरा राज पूछते हैं कि हमें तुम्हारी खुशी, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे ग्लो का क्या राज है। भले अभी दाढ़ी बढ़ रही होगी, लेकिन ग्लो का क्या राज है? तो मैं ये कहता हूं कि मैं खूब पानी पीता हूं और मैं मुस्कुराता हूं। मैं मेरे साथ कैसी भी बुरी हरकत भी हो तो उस चीज को मैं बहुत जल्दी हटा के दूर करके मुस्कुराने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये मुस्कुराना क्यों जरूरी है, ये हंसना क्यों जरूरी है, तो डॉक्टर आप क्या कहते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र सर, देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने कहा कि आपके चेहरे का ग्लो है बिकॉज आप मुस्कुराते रहते हैं। तो इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि अगर कोई इंसान अगर मुस्कुराता है तो उसकी बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, जिनको के ऊपर एंडोर्फिन्स बोलते हैं, वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। और वो जो एंडोर्फिन जो रिलीज होते हैं वो बेसिकली दे आर द फीलिंग गुड हार्मोन्स। तो फीलिंग गुड जो हार्मोन्स होते हैं लाइक एंडोर्फिन्स, तो मुस्कुराने से जो वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो उससे इंसान का पॉजिटिव मतलब फील गुड बढ़ता है। फील गुड बढ़ने से ही स्ट्रेस कम होना है, हाइपरटेंशन कम होना है, अच्छी नींद आना है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिकली देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च जहां पे ये पाया गया है कि मुस्कुराने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से आपकी बहुत सारी बीमारियां, इवन कैंसर भी कम होते हैं। आपकी इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं वो बेटर होती हैं, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। और आप हमेशा अगर आप मुस्कुराते हैं तो दिन भर आप खुश रह सकते हैं। इमोशनली अंदर से भी आप खुश रह सकते हैं और आप फिजिकली बाहर से भी आप दिख सकते हैं कि आप खुश हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्माइल एवरी टाइम।
हमेशा मुस्कुराना, अमित जी की तरह मुस्कुराना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मुस्कुराना जो है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जी, तो डॉक्टर साहब जी सर। ऐसा कभी हुआ आपके पास पेशेंट आए, आपने देखा और आरएक्स जहां लिखा हुआ होता है आपके लेटर पैड पे और लिख के भेज दिया हो कि साहब सिर्फ मुस्कुराएं काम हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आपके मुस्कुराते रहने के लिए, आपके प्रोफेशन में मुस्कुराते दवाइयां लिखनी भी जरूरी है। क्या कहें? सर दवाइयाँ, नहीं नहीं दवाइयाँ जरूरी है, पर अभी मैं आपको एक कल का इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैंने विदाउट मतलब आई थिंक लास्ट 6 मंथ में एक पेशेंट जो मैंने कल भेजा विदाउट एनी प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। अच्छा, बच्चा क्या बात है? 2.5 बच्चा 2.5 साल का, और वेट उसका कितना होगा मित जी, पर मतलब जो है मेडिकल उसके ग्रोथ चार्ट के हिसाब से इट शुड बी अराउंड 12.5 kg, और बच्चे का वजन था अच्छा, 18 kg। एंड द कंप्लेंट वाज कि ओके, भूख नहीं लगती बच्चे को। ठीक है, अब दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने बैठा लिया, मैंने कहा एक काम करो, पहले तुम डिस्कस कर लो कि इसको भूख नहीं लग रही है, तुम इतना खिला रहे हो कि वो भूख का पता ही नहीं लग रहा बच्चे को कि भूख क्या होती है। तो वो दोनों एकदम एक दूसरे की तरफ देख के, और दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों स्माइल कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं एक दूसरे, माँ भी समझ रही है कि मैं इसको इतना खिला रही हूँ कि है ना गुंजाइश ही नहीं है डाइजेस्ट होने की, और वो हस्बैंड भी समझ रहा है कि यार ये इसको इतना खिला देती है कि बेचारे को बच्चे को भूख ही नहीं लग रही है। और दोनों फाइनली ये डिसाइड करते हैं हम तीनों हंस के कि भैया इसको अब तेरे बच्चे को दवाई की जरूरत ही नहीं है, तुम आराम से घर जाओ और इसकी डाइट पे कंट्रोल करो। और मैंने उसके हस्बैंड को बोला, मैंने कहा एक काम करो, तुम थोड़ा बच्चे पर ध्यान देने के बजाय माँ पे ध्यान दो, माँ को ज्यादा खिलाओ। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपकी तरफ भी बनेगा, और माँ का ध्यान मैंने कहा माँ का ध्यान बच्चे से हटाओ ग्रेट ग्रेट तरफ। ग्रेट लास्ट ग्रेट में ग्रेट। फाइनली जी, जाके दे काउंसिल, और वो घर चले गए, खुश होके घर चले गए। और चलो खूबी है सबसे ज्यादा तो डॉक्टर साहब वो। जी जी जी, मुझे लगता है डॉक्टर जी सर, साहब जी सर। सबसे ज्यादा तो बच्चा खुश हो रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास आए हैं, लेकिन बावजूद उसके भी दवाई नहीं मिली। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्योंकि अक्सर जब माँ बाप ये शिकायत करते हैं बच्चा खा नहीं रहा, तो कोई ना कोई टॉनिक, कोई ना कोई कड़वी दवाई, जैसे मैं भी जब बच्चा रहा, मैं सब भी हूँ, लेकिन दवाई से हमेशा याद आता था कड़वी दवाई नहीं खानी। वंदना आपके पास आते हैं, पहले तो हाँ मजाक की जी। बात पे बाद में आएंगे। आप इसी से आ रहा हूं, बतौर एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक, आप क्या मानते हैं कि जीवन में हंसी क्यों जरूरी है? अमित जी, बहुत ज़रूरी है हँसना, और ख़ास करके हमारी मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जी जब हम हँसते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम हँसते हैं, खुश रहते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन रिलीज़ होता जी है, उसके साथ में उससे रिलेटेड है डोपामाइन। तो वो रिलीज़ होता है जो जी कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन को, कोर्टिसोल को भी कम करता है, उसके लेवल को। तो ये जी बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी है हँसते रहना, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, स्ट्रेस कम होता है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि 45 मिनट तक जब हम अच्छे से, बहुत एक कहते हैं ना गुड लाफ, बहुत अच्छी हँसी होती है, उसके बाद में 45 मिनट तक हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहता है। तो वो जी बहुत हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है हँसना, और साथ में हमारी सोशल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पाया है जी आजकल जो लड़कियां या लड़के हैं, जो पार्टनर्स हैं, आपस में ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, साथ ही जो बहुत हंसते हैं, हंसाते हैं। तो सब लोग इसको प्रीफर करते हैं। टीम वर्क में भी ये चीज बहुत जरूरी है। जब हम अपने ऑफिस लाइफ में होते हैं, प्रोफेशनली, तो उसमें भी आप टीम में वर्क करते हो, तो उसमें भी अगर इस तरह से काम किया जाए तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जी। जी जी जी, वंदना वंदना, आपकी इस बात को पकड़ के मैं थोड़ी अपनी अगली बात पे वहां जाना चाहूंगा कि आजकल लड़कियां ये भी देख रही हैं, या लड़के भी देख रहे होंगे, हम ये कहें कि स्पाउस ढूंढते वक्त, ये जीवन साथी चुनते वक्त ये बात सामने आ रही है कि सामने वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा हो। ये आपने जी। 100% केसेस आप लोगों के सामने भी आती जी। हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या घर पहुंचने के वक्त, मैं तो ये जानना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, जब आप घर पहुंचते हैं, क्या एक डॉक्टर के शरीर में इतनी जान बचती है कि वो जाके पत्नी और बच्चों को हंसा पाए?
जी देखिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल होता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको घर पे भी ऐसा ही माहौल रखना पड़ेगा, जिसमें आप सबके साथ हंसें बैठें और कुछ ऐसी टीवी शोज देखें, लाफ्टर शोज देखें या बच्चों के साथ इस तरह का माहौल बनाएं जिससे काफी आपके फैमिली लाइफ भी काफी इम्प्रूव हो सकती है। वैसे हमारे प्रोफेशन में जी ऐसा जी होता है कि रोज के ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा कई बार तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा ऐसे किस्से होते हैं जो बहुत हंसाते भी हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। तो उसके लिए हमें खुद की मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है। खुद पे थेरेपी अप्लाई करते हैं तो जी। हाँ, वंदना जी ने क्या किया है, वंदना जी ने इसका वैसा जवाब दे दिया जैसा एक साइकोलॉजिस्ट है। मैं कहूँ अगर ये जवाब कॉमेडी के अंदाज में हो, तो साहब आपके पास आ रहा हूँ वीरेंद्र जी में कि दे पाते हैं, जी इतना होता है घर जाने के बाद सेशन हो रहा है और डॉक्टर साहब माइक लेके खड़े हैं और बच्चों को हंसा रहे हैं। देखो, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो प्रोफेशन है ना, एक्चुअली थोड़ा सा सेंसिटिव प्रोफेशन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं। सो क्या होता है कि जैसे मान लो कभी क्लिनिक से गए, कभी हॉस्पिटल से गए और अपनों को लगता है कोई पेशेंट सीरियस है, तो थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है कि भाई हम घर जब जाते हैं तो दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस रहता है। लेकिन मेरा एक कंसेप्ट है कि मैं घर जाके सबसे पहले तो मैं मेरा मोबाइल जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जो मेरे सिम होता है, ताकि मेरे को कोई भी मेंटल टेंशन वाला कोई फोन नहीं आए, कोई पेशेंट का नहीं आए या कोई हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस हो तो नहीं आए। दूसरा ये है कि फिर घर जाने के बाद में जहाँ पे कुछ चीजें, जैसे मैडम ने बताया कि कोई पेशेंट आया, फिर वो कोई ऐसी बात बोल के गया जिससे खुद को हंसी आ रही होती है, बट जब लगता है कि नहीं यार पेशेंट के सामने तो नहीं हंसता है, नहीं हंसना है, लेकिन फिर हम घर जाके फैमिली के सामने, बच्चों के सामने या कभी फ्रेंड से बात करते हैं फोन पे तो हम बहुत हंस लेते हैं। जैसे कि कई बार होता है हमारे साथ कि जैसे मान लो बच्चा, पेरेंट्स हैं तो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव पेरेंट्स होते हैं, तो पॉजिटिव जो पेरेंट्स होते हैं, तो जैसे मान लो बच्चे ने सपोज करो कि बच्चों को लूज मोशन हुए, तो वो जो लूज मोशन का डिस्क्रिप्शन है ना वो ऐसा देंगे आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार आपको हंसना है, कितना हंसना है। कई बार जो होता है ना, पेरेंट्स जैसे फादर है या मदर है, ये सर ये 2-2 मिनट में कर रहा है, इस कलर की कर रहा है, ऐसी कंसिस्टेंसी कर रहा है, तो कई बार वो इवन मतलब है ना, कई बार वो फोटो भेज देता है कि देखो सर वो सुबह की 8 बजे इसने ऐसी करी है, 9 उसके बाद पूरा रिकॉर्ड है कि 9 बजे ऐसी करी, 10 बजे ऐसी करी, 11 बजे ऐसी करी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में, फिर हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि यार देखो कैसे कैसे पेरेंट्स होते हैं, तो फिर उस बात पे हम बहुत ज्यादा हंस भी लेते हैं। बच्चों को बताते हैं कि देखिए, एक पर्टिकुलरली मेरी 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 वाइफ से बात होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा पजेसिव रहती है बच्चों के वजन को लेकर, तो मैं उसको बहुत हंसाता हूँ। देखो मैंने कहा 2 किलो का बच्चा, 2 साल का बच्चा है, 18 किलो वजन, तो उसमें बहुत हंसी आती है कि यार 18 किलो के वजन पे भी ये बोल रहा है कि भूख नहीं लग रही। तो ऐसे करके ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती है हमको हंसने के लिए, और वहीं पे फिर वो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। इतना ही टाइम मिल पाता है हंसने के लिए ही है। जी जी पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल दो जाते हैं डॉक्टर्स हमारे लाइफ में। साथ इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी जी, मेडिकल प्रोफेशन के दो लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों के पास एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल के बाद मुझे पता है हो सकता है एकदम चुटकियों में जवाब ना आए, मैं समय भी दूंगा उसके लिए। आखिरी जोक कौन सा सुनाया था या कौन सा सुना था, कोई जोक आप दोनों को सुनाना है, और टाइम देने के लिए तब तक एक जोक मैं सुना देता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन का एक जोक है। पर एक डॉक्टर साहब के पास एक बहुत ही तोंद वाला एक मारवाड़ी एक पहुंचा और उसने कहा कि साहब पेट दुख रहा है, साहब भयानक रूप से पेट दुख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने लिया पर्चा लिया, जैसा होता ही है, हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि भाई सब लिखना लिया, प्रिस्क्रिप्शन 4 दवाइयां लिख दी। तो वो बोला अरे बाप रे बहुत तेज पेट दुख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है एक काम करो, ये तो जाके बाहर से ले लेना, ये 2 गोली भी राहत के लिए अभी अभी दे देता हूँ। तो पेशेंट का जवाब आया अरे साहब 2 गोली की जगह होती तो एक लड्डू और ना खा लेता। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज राइट। वंदना आपके पास आ रहा हूं, पहले कौन सा आखिरी जोक किसी को सुनाया था या सुना था भी चलेगा। सर मैंने एक जोक सुना था जिसमें एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ कहीं खो जाती है तो वो उसे ढूंढ रहा होता है। तो एक खूबसूरत सी लड़की के पास जाता है और बोलता है आप मुझसे कुछ देर बात कर लेंगी, मेरी वाइफ नहीं मिल रही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे बात करने से वाइफ कैसे मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की से बात करता हूँ तो वो कहीं से भी आ जाती है। डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है बिल्कुल क्या बिल्कुल कभी? बहुत।
यार हमने कभी कोशिश की नहीं है, नहीं नहीं हमने कभी ऐसी कोशिश की नहीं, अब करके देखते हैं। करके देखते हैं यार, ये भी अच्छा आइडिया है वैसे, वंदना जी ने आइडिया अच्छा दिया है। हाँ, और मुझे लगता है कि बराबर वाले कमरे में अगर आपकी वाइफ जो खुद भी एक डॉक्टर है वो सुन रही होंगी, तो फिर दूसरी तैयारी आपकी हो रही होगी कि ऐसा आजमाएंगे तो आप। अब यार देखो एक्चुअली क्या है जी जी, तो देखो एक जोक ऐसा, देखो जोक तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा, बट हाँ मुझे एक कभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं एक कैंप में गया था, है ना। तो कैंप में गया था तो वहां पे एक बच्चा था और एक दुल्हन थी, मतलब जो भी मतलब माँ होती है बच्चे की। तो बेसिकली आई डोंट नो कि ये जोक है भी या नहीं, बट हाँ बच्चा था तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने उससे पूछा, मैंने इसको क्या तकलीफ हो रही है, मैंने उससे पूछा कि इसको क्या तकलीफ हो रही है। तो जैसे ही माँ बोलने लगती है, उसकी एक ग्रैंड मदर थी, तो ग्रैंड मदर ने क्या करा, उसका हाथ रोक दिया कि रुक जा, कि डॉक्टर साहब देखो आप क्या है। कि मैंने कहा अम्मा जी, बहन जी ये तो बताओ इसको तकलीफ क्या है। तो जैसे ही उसकी माँ बोलने लगती है, तो उसकी जो दादी माँ है ना, वो उसके हाथ को मतलब दबा के रोकती है कि तू मत बता। तो मैंने कहा अम्मा जी ये बताओ इसको तकलीफ क्या है, बहन जी इसको तकलीफ क्या है। तो वो बोलते थे ही डॉक्टर साहब, वो थे ही बताओ कई तकलीफ है, हमें क्या पता कि क्या तकलीफ है, थे ही डॉक्टर साहब वो थे ही बताओ। अरे मैंने कहा अम्मा जी ये तो बताओ इसको बीमारी क्या है, कोई जुकाम है खांसी है, तो फिर थे की बात है, डॉक्टर हो थे ही बताओ इन्हें तकलीफ क्या है। और उसकी बहू को बोलती है कि नहीं तू मत बता, डॉक्टर तो ये बताएंगे इसके बच्चों को तो क्या तकलीफ है। तो गाँव में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि वो दादी माँ ये चाहती है कि भाई आप डॉक्टर तो आप ही बताओ। नहीं, सही तो ये सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकल जोक है ये लाइफ का वो जोक है जो आपके प्रोफेशन में आपको कई बार फेस करना पड़ता होगा कि मतलब मदर को वो लिटरली जिसे ने इशारा करके रोक रही है कि नहीं तू मत बता इसको जुकाम खांसी है क्या है, इसको बताने दे ये डॉक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। ऐसा सर मेरे साथ भी होता है बहुत बार। मैं ऐसा होता है आपके कहीं भी साथ? जाती हूँ, किसी भी रिलेटिव से मिलती हूँ, कहीं भी एनीवेयर, मुझसे ये पूछा जाता है हाँ आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे ये बताओ। तो इम्पॉसिबल। हाँ, तो लोगों में मेरे ख्याल से, जैसे मैं अगर वंदना आपकी बात करूं तो बहुत अंतर, एक फेस रीडर जो एक एस्ट्रोलॉजी की एक विधा है और एक साइकोलॉजिस्ट में, उन्हें अंतर हम नहीं कर पाते हैं। ये हालांकि ये उसकी नहीं, ये अभी मनोविज्ञान को लेकर तो मैं ये कहूंगा कि खास करके हमारे देश में अब थोड़ा थोड़ा जागृति आने लगी है, लोग समझने लगे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, मुझे लगता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, वरना पहले तो बिल्कुल ये भी हो जाता था कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है पागल हो गया, ये एक नहीं, इंडिया में साइकेट्रिस्ट का मतलब ये, साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है या तो कपड़े फाड़ देगा या पत्थर फेंक देगा, तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो पागल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है उसमें भी लोग ऐसे छुपते हुए आते हैं मेरे पास, मैडम किसी को बताना नहीं हमारे। ये तो अभी भी है प्रॉब्लम। ये है और ये दूर होनी चाहिए। जो भी अभी हमें सुन पा रहे हैं उनसे हम यही चाहेंगे कि आप जब हो किसी से सुने या ऐसा फील भी करें तो ये बहुत ही है। मैं साइकेट्रिस्ट के पास समय देता हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है जाने से, एक तरीके से रिचार्ज हो जाता है आदमी। अभी कुछ देर पहले ही हम यहाँ बात कर रहे थे कि भाई हमारे परिवार के भी कुछ सदस्यों के साथ एक बैठक होगी, क्यों ना हो, और इसे छुपते हुए नहीं, बड़े हंसते हुए बताना चाहिए, क्योंकि हंसना जीवन में जरूरी है। वीरेंद्र जी जी, मैं एक उस पे भी आ रहा हूँ कि एक बहुत ही गंभीर प्रोफेशन आप लोगों का है। कोविड की बात करें, इस पैंडेमिक की बात हमने देखा है, हमने पूरी दुनिया में जी ये प्रूव हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो उन्हें ऐसे ही भगवान नहीं कहते, उन्होंने साबित किया है इस पूरे टेन्योर के वक्त में कि जहां ये भी था कि उस घेरे में जाना, उस रूम में जाना सबसे खतरा होता है पूरे विश्व के अंदर। एक बार तो हेड्स ऑफ इस माध्यम से, इस फुग्गे के मन से, इस जयरंगम के मन से मैं सभी मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को एक बार हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ। थैंक यू। क्योंकि हम कॉमेडी जी, यहाँ हमें कॉमेडी हास्य पर बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब हमने ये किस्से सुने हैं कि मेडिकल कॉलेज की जो लाइफ है, जब आप लोग पढ़ते हैं, आपके यहाँ की एक जमाने में रैगिंग बहुत फेमस हुआ करती थी, हालांकि वो गलत बैन भी लगा, कोर्ट का बैन लगा, बहुत अच्छा हुआ,
लेकिन आप लोगों के वहां के जोक्स तो हमारे पास मेडिकल कॉलेज में वो जोक्स बाहर आते हैं। मेडिकल लाइफ की वो हंसी मस्ती ठिठोली, उसके बारे में भी कुछ दर्शकों से कुछ साझा कीजिए। देखो एक्चुअली क्या है कि आपको याद आ गई है? देखो पुरानी तो बहुत नहीं, बहुत सारी पुरानी बातें याद आ गई है। पता नहीं, मुझे नहीं पता दर्शक कितने वहां पे जुड़े हुए हैं, कौन जुड़ा हुआ साथ में, बट ऐसी बहुत सारी बातें थी अमित जी, बहुत सारी बातें थी कि हमारे यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे क्या था कि जो बॉयज को एक काम सौंपा जाता था कि भाई जो भी तुम्हारे बैच में जितनी भी सुंदर सुंदर गर्ल्स हैं उनको मतलब है ना नंबर 1 से लेके रैंकिंग देके एक लिस्ट बनानी है, जैसे ब्यूटी लिस्ट बोला करते थे हम लोग। तो अब उसमें क्या होता था कि जैसे ब्यूटी लिस्ट जो बनती थी, तो चूंकि 100 स्टूडेंट्स होते थे, 30-35 लड़कियां होती थी, 40-50-60 जो है उसमें वो होते थे, बॉयज होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे देखा तो किसी ने नहीं होता था, जैसे गर्दन नीचे करके चलते थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो जनरली ऐसा ही होता था कि गर्दन नीचे नीचे करके चलना होता था, तो बहुत सारी गर्ल्स को भी देखा हुआ नहीं होता था, बहुत सारे बॉयज को भी देखा नहीं होता था। तो जैसे मान लो मैंने कहीं से लिस्ट कबाड़ ली और वो मैंने दूसरे ने वो कॉपी कर ली, ठीक है। कॉपी करते करते एक बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट रैंकिंग पे हमारे बैच के एक लड़के का जो नाम है वो उस लिस्ट में आ गया। वो कॉपी कट पेस्ट कॉपी हुई ना, तो उसमें लड़के का नाम उस ब्यूटी लिस्ट में नंबर 1 पे डाल दिया कि यार ये जो लड़के का नाम है ना, वो नाम भी ऐसा, मैं नाम तो खैर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर वो नाम ऐसा था कि लड़की से मिक्स हो रहा था। तो पता लगा कि वो 2 साल तक वही ब्यूटी लिस्ट चलती रही जिसमें वो लड़के का तो वो ब्यूटी लिस्ट में उस लड़के का नाम नंबर 1 पे चलता रहा 2 साल तक। तो ऐसे बहुत मजे आते थे। तो उस लड़के के हमने 5 साल तक मजे लिए क्या, तो ब्यूटी लड़कियों की ब्यूटी लिस्ट में नंबर 1 पे था, मतलब लड़कों की ब्यूटी लिस्ट पे, तो उसको बहुत चढ़ाते थे हम 5 साल तक। उसको बहुत ही मजे आते थे उसमें, ऐसे करके कॉलेज लाइफ में बहुत मजे करते थे हम लोग। तो बेसिकली क्या है कि वहां पे इस तरह की जो चीजें होती थी, तो उससे जी डॉक्टर साहब कैरी ऑन प्लीज। हाँ, सो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कॉलेज में क्या होता था कि जैसे रैगिंग हुई, मान लो रैगिंग के बाद में बहुत सारे मतलब जैसे हम मिलते थे आपस में, तो कोई कह रहा था कि यार मेरी रैगिंग ऐसे हुई, मेरी रैगिंग ऐसे हुई। तो रैगिंग जिस तरह से हुआ करती थी, तो उस पर ही हम बहुत देर तक हंस लेते थे, और जो रैगिंग होती थी, जो स्ट्रेस होता था, उसको एक तरह से हम रिलीव कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो जो मस्ती ठिठोली होती है, वो आपके स्ट्रेस रिलीविंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप किसी भी प्रोफेशन से गुजर रहे हैं, कितना भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, बट अगर आपने कहीं एक समय निकाल लिया उसको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, तो हंसी मजाक ठिठोली बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या दिन भर जैसे रैगिंग होती थी हमारी, हम टेंशन में रहते थे, लेकिन जी 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 वंदना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल मेरा जैसे डॉक्टर साहब के पास मेडिकल कॉलेज के साथ था, मनोवैज्ञानिक तो सबका दिमाग पढ़ने का हुनर जानते हैं, उन्हें रास्ते पे लाने का भी हुनर जानते हैं, जिसको कोई जो भी परेशानी हो जिस तरीके की। लेकिन आप लोगों के बीच में, आप लोगों के प्रोफेशन के अंदर किस तरह की ठिठोली चलती है? मतलब मैं अब प्रोफेशन पे फोकस करते हुए सवाल है मेरा। सर ऐसा तो नहीं है, सेम ही रहता है हमारा। मैं भी मेडिकल कॉलेज से ही पास आउट हूँ, एंड सब सेम ही रहता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स से हमारे यहाँ रैगिंग तो नहीं होता था, लेकिन हाँ ये था कि मेरे जो बैचमेट्स थे वो काफी शरारती थे। तो सारी लड़कियां ही थी, लेकिन बहुत शरारती थे। उन्होंने मुझे, मैं फुली वेजिटेरियन हूँ, बट एक बार मुझे एग खिलाया था झूठ बोलकर कि तुम्हें यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेस्ट। घर वाले तो नहीं सुन रहे ना आपके? हाँ जी तो मुझे बोला गया कि आंखें बंद पीछे करो आपकी और आवाज जी 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 कैरी ऑन। उन्होंने बोला कि तुम्हें टेस्ट आइडेंटिफाई करना है किस चीज का है, आंखें बंद करके, और फिर मुझे बॉइल्ड एग खिला दिया। मैंने कहा ये तो आलू लग रहा है, आलू पे प्याज और ये सब जब मैंने आंखें खोली तो मैंने बहुत गुस्सा किया उनपे मैंने कहा मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, तुमने क्या किया ये सो अभी तो कैरी ऑन है, मतलब अभी कैरी ऑन चल रहा है या दोबारा नहीं 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 उसके बाद नहीं हुआ अरे एक डॉक्टर साहब वीरेंद्र जी ये जो सोच रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, एक बार खा लिया तो क्या दिक्कत है, खाते जाओ
नहीं 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 ऐसा यार, ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। एक्चुअली एग तो यार वेजिटेरियन डाइट में आता है। एक किस्सा और है, मेरे प्रोफेशन का ही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट आए थे, हस्बैंड वाइफ आए, एंड हस्बैंड बोलते हैं कि मैडम अब तो बहुत हो चुका है, मैं परेशान हो चुका हूँ, अब आप इसे देखिए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि ये बहुत ज्यादा हाथ धोती है, पूरा दिन हाथ धोती है, सारी चीजें धो देती है, सोफा होता है, कोई भी गेस्ट आता है बैठता है, ये सोफा धो देती है उनके जाते ही, और सब वॉश कर देती है, विंडोज डोर सब। तो अभी तो हद हो गई है, इसने अपने बच्चों की बुक्स भी वॉश कर दी, तो टीचर ने कंप्लेन किया है कि सब कुछ गीला है। देन कहते अब मुझे लेकर ही आना पड़ा। तो कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो काफी हंसी भी आती है, लेकिन हंसी कंट्रोल भी करनी पड़ती है उस टाइम पे। जी जी जी, आप दोनों सही हंसी मजाक की बातें चल रही हैं, आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि फोकस आज जो है वो पूरा जीवन में हंसना क्यों जरूरी है, हम इसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा गंभीर हो जाता हूँ, थोड़ी सीरियस बात की तरफ बढ़ता हूँ। वीरेंद्र जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ मैं। मेरा सवाल जी ये सर, है जी। कि जो जी, खास तौर पर हम जब बच्चों को देखते हैं, कुछ बच्चे मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत सीरियस हैं, हंसना नहीं करते, क्या बच्चों पे इस चीज का फर्क पड़ सकता है कि अगर परिवार में बिल्कुल हंसी मजाक का माहौल नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों पे? सर ये डेफिनेट सी बात है। मैं आपको इस बारे में अगर अपन बात करें, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अमित जी। सो बंदरा जी को भी ज्यादा नॉलेज होगी, इवन हम कई बार बच्चे जो होते हैं ना, इवन साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। ये इस जनरेशन में जो परिवार में हंसी मजाक नहीं है ना, मतलब आई एम वेरी सीरियस, ये आपको मैं वो कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा शेयर कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, कि पिछले 2 सालों में मैंने ये देखा है। 2 साल पहले, मतलब मैंने प्रैक्टिस में 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल में मैंने ज्यादा देखा है कि जिन परिवार में हंसी मजाक का माहौल नहीं है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी मतलब मोबाइल में बिजी है, मान लो हस्बैंड या वाइफ कहीं बिजी है और दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, दोनों अगर हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, इवन बच्चे के साथ अगर हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा जो है उसका ना तो स्पीच डेवलप हो पा रहा है, बच्चा खुद हंसना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, ठीक है। और अभी जो इतनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो बच्चों में इतने ज्यादा होने लग गए हैं इस वजह से। ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में, बच्चे की स्पीच कब बनेगी? जब हस्बैंड और वाइफ दोनों बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को कैच करने की कोशिश कर रहा है। अब जब अगर बच्चा उनके फेशियल एक्सप्रेशन को कैच नहीं कर पा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा है, तो बच्चा जो है अपना खुद का जो है स्पीच डेवलप नहीं कर पा रहा है, बच्चा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, क्योंकि बच्चों को जो है हंसी मजाक का माहौल घर में नहीं मिल रहा है। और इस तरह के जो बच्चे हैं उनमें अभी जो नई नई बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, वो बहुत ज्यादा होने लग गई हैं बच्चों में। सो मैं डेफिनेटली आई एम वेरी सीरियस कि अभी पेरेंट्स जो है अगर बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, हंसी मजाक का माहौल नहीं रखेंगे, आपस में अगर मान लो झगड़े का माहौल रखेंगे, या दोनों अपने अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है और वाइफ अपनी लाइफ में बिजी है, अगर इस तरह से रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे का जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो डेफिनेट सी बात है हैम्पर्ड होगा। और इसीलिए जो अभी बहुत सारी साइकोलॉजिकल आप तो बंदना जी देखते होंगे जो साइकोलॉजिकल बच्चे जो आजकल। जी जी हाँ जी, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि ऐसे केसेस होते हैं तो आप लोगों को रेफर भी करते हैं, सजेस्ट करते हैं। जी जी सवाल आपने उस रास्ते होते हुए कि भाई जब आपके पास आते हैं तो ऐसे मामलों में क्या हो सकता है, क्या कैसे सिम्टम्स होते हैं और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे या सभी को क्या कहना, जरूर हंसें। जी सर, ऐसा है बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जब पेरेंट्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि पेरेंट्स में कम्युनिकेशन बहुत कम है या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है या फोन में लगे रहते हैं, घर में आने के बाद में कम्युनिकेशन नहीं है किसी से भी, बच्चों से भी ज्यादा नहीं है, तो उनके बच्चों में ये देखा गया है कि 2-3 साल की उम्र से काफी इंट्रोवर्ट रहना, मतलब ऐसे हो जाते हैं, बात नहीं करना किसी से और बहुत अलग अलग रहना, अपनी किसी पर्सनल चीजों में ही लगे रहते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये है कि आजकल सिंगल चाइल्ड प्रीफर करते हैं, जिससे भी बच्चे एक उनको माहौल नहीं मिलता दूसरे बच्चे के साथ खेलने का, और इस तरह का ये सब चीजों की वजह से भी काफी बच्चों में भी डिप्रेशन और एंजाइटी के केस देखने को मिल रहे हैं।
मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है दूसरों से इंटरेक्शन करने में और बहुत सारी चीजों में, तो वो चीज आगे फेस करनी पड़ती है। या फिर ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो बहुत जल्दी उनको डिप्रेशन के चांसेस होते हैं और बहुत जल्दी वो स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। तो इस चीज को हमें काफी ध्यान देना चाहिए। इस चीज के लिए हमें घर पे आके बच्चों से बात करना, उनसे थोड़ा फ्रेंडली रहना, उनके साथ गेम्स खेलना, बातें करना, हंसना, और साथ में अपने अंदर के जो पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि अपने अंदर का जो बच्चा है उसको, बच्चे से आप बात कर रहे हो तो उसको बाहर लाइए। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हम बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, मतलब उनसे जितना इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा उनका मेंटल ग्रोथ भी होगा और एंगर इश्यूज भी कम होंगे, स्ट्रेस भी कम होगा। तो बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं इससे। इसको एक्चुअली बच्चों में जो है अमित जी इसको बोलते हैं, मैडम को भी आइडिया है, इसको इस बीमारी को बोलते हैं बहुत ज्यादा जो कॉमन अभी है इसको ऑटिज्म बोलते हैं। जब अगर मान लो पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं तो बच्चा अपनी एक दुनिया अलग बना लेता है। मतलब उसने अपने 4 टॉयज हैं उसमें से एक को पापा बना लिया, एक को मम्मी बना लिया, एक को भाई बहन बना लिया और एक खुद बन गया। और वो उनको उसको मतलब ही नहीं है कि मेरे घर में फादर कब आए, मदर क्या कर रही है, और उसने अपनी लाइफ में वो उसकी एक अलग दुनिया बन जाती है। और वो ना तो फिर बोलना सीख पाता है, ना सुनना सीख पाता है, ना समझना सीख पाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा मैंने देखा बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। ऑटिज्म में एक चीज और होती है कि अगर आप उस बच्चे को उसके नाम से बोलोगे तो वो रिप्लाई भी नहीं करेगा, वो उस आवाज को भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो उस पर अपनी उस दुनिया में वो एकदम अलग दुनिया बसा लेता है और उसमें मस्त हो जाता है। बिल्कुल। तो वो उसको बाहर के लोगों से इतना इंटरेक्शन करने का उसका मन ही नहीं होता और वो करता भी नहीं है, वो उस आवाज पे ही रिप्लाई नहीं करता है। यस, अभी परसों मैंने एक बच्चा देखा था 3 साल का। तो 3 साल का जो बच्चा है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बोलता है, जबकि मैंने जब डेवलपमेंटली उसको चेक किया तो फिजिकल डेवलपमेंट वाज नॉर्मल। बट अगेन द सेम इशू कि शायद फादर कहीं जॉब कर रहे थे, वाइफ ऑल्दो हाउस वाइफ थी लेकिन बिजी थी। तब मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा यार आप बच्चे को साथ में लेके बैठो, इवन किचन में बैठो, जब खाना बनाते हो तो एक तरह से बच्चे से बातें करो, उसको सिखाओ कि मैं कैसे खाना बना रही हूँ, हर टाइम उससे इंटरेक्ट करो, शायद बेसिकली हंसो, उसके साथ बातें करो, उसके साथ बच्चा बन जाओ, तब जाके आप इन चीजों से बच्चों को दूर कर सकते हो। जी सर। वाह क्या खूब है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, वकार मानवी का शेर है, बहुत से गम छुपे होंगे हस्ती में, जरा इन हंसने वालों को टटोलो। तो ऐसी एक गजल भी हमने सुनी है, जगजीत सिंह साहब ने गाई थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, मैं वंदना जी आपके पास आना चाह रहा हूं पहले। जी। क्या गमों को, ये जो दुख हैं, उसे क्या हंसी की थेरेपी से दूर किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक गजल कहने पर? जी बिल्कुल सर, लाफ्टर थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। इवन हमने देखा है कि बहुत कुछ हंसने से नेगेटिव थॉट्स भी कुछ टाइम के लिए, एक कहते हैं ना थॉट्स की जो चेन है नेगेटिव थॉट्स की, वो ब्रेक हो जाती है, और वो ब्रेक होने से काफी टाइम तक वो हमारे माइंड में एंटर नहीं होते हैं। तो वो चीज बहुत इफेक्टिव है। तो जब हम दिन में 10 बार हंसते हैं, दैट मीन्स कि 10 बार वो चेन कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गई है और वो एंटर नहीं हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज, इसका टाइमिंग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। और आप भी देखते हैं कि नेगेटिव थॉट्स ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, चाहे वो किसी भी तरह का साइकेट्रिक इशू हो। मेजरली जो हम डिप्रेशन देख रहे हैं उसको उसका एक रीजन ही नेगेटिव थॉट है। जी डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूँ जी सर, इसी सवाल के साथ कि क्या ये सिर्फ, हालांकि वंदना जी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन एक आपका व्यू भी इसमें जानना चाह रहा हूँ। क्या जो गमों के जो ढेर इंसान अपने साथ जो सिर पर लिए चलता है, क्या वो बोझ कुछ कम हो सकते हैं इस हास्य की, इस एक मुस्कान से, या जिसे कहेंगे बिल्कुल, जिसे कहा जाता है? बिल्कुल सर, देखिए अगर जितनी भी अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो केसेस आए डिप्रेशन के आए या सुसाइड के आए, या और भी बहुत सारे जो साइकेट्रिक इलनेस के, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वंदना जी को ज्यादा आइडिया है इस चीज का, कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए सर, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लोग जो है डिप्रेशन में गए हैं या बहुत ज्यादा सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में गए हैं जिन लोगों का कोई ग्रुप नहीं था, फ्रेंड्स नहीं थे,
और कोई भी कॉलेजेस ऐसे नहीं थे जिनके साथ वो मस्ती कर सके, एंजॉय कर सके लाइफ को। तो आप जो लोगों के पास इस तरह का ग्रुप है, हंसने का एक मौका है उनके पास, मान लो चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपके कॉलेजेस हो, तो आप देखेंगे कि उनमें कोई स्ट्रेस नहीं है। उनका बीपी, अगर आप बीपी लेवल देखेंगे या कुछ भी आप ब्लड प्रेशर देख लीजिए, ब्लड शुगर देख लीजिए, वो बहुत खुश है और उनको कोई बीमारी नहीं है, टचवुड। मैं अपने आप के ऊपर देखता हूँ, टचवुड अभी तक कोई मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोग मेरे को कभी कभी जैसे हम टी क्लब में चाय पीते तो लोग बोलते हैं कि यार तू बड़ा मस्त रहता है, हंसता। मैंने कहा यार ये एक ही तो चीज है जिससे बीपी और मुझे शुगर को बचाना है। सो अब अगर आप देखेंगे तो अमित जी, हंसना और मस्त रहना आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा। और डिप्रेशन है, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, ये तो कहीं भी नहीं होंगी अगर आपका बहुत अच्छा ग्रुप है। सो आपको फैमिली और एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप मस्त रह के बात कर सकते हैं। तो आई गारंटी कि जितने भी डिप्रेसिव चीजें हैं, चाहे आपकी कितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे पीयर प्रेशर मान लो, चाहे ऑफिस में कोई प्रेशर मान लो, यू कैन रिलीव इट। आप उसको आराम से रिलीज कर सकते हैं घर जाके या दोस्तों के साथ बैठ के। सो ये तो फैक्ट है कि आपको, अगर आप हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आपको सब स्ट्रेस दूर हो जाता है। ऐसे ही सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे एक किस्सा, जी वंदना कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मुझे एक किस्सा याद आता है इस पे कि मेरे एक अंकल हैं, वो बहुत हमेशा हर सिचुएशन में हंसते हंसाते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। सो उनके कुछ फाइनेंशियल प्रेशर भी आया काफी टाइम पहले, उससे भी वो निकल गए, हंसते हंसाते अपने परिवार को उससे निकाल ले गए। और साथ में उनका एक हार्ट सर्जरी हुई थी। फिर मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो इतना हंसते हंसाते रहते हो, फिर ऐसा कैसे हुआ? तो बोलते हैं कि तुम्हारी आंटी का वेट इतना ज्यादा है और वो मेरे दिल में बसती है, तो उसका वेट बढ़ रहा है तो मेरे दिल पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसलिए ऐसा हो गया। तो आप देखो, ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव, बहुत मस्ती वाली चीजें हैं ये। नहीं, इससे क्या आदमी खुश रहता है। नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरे को भी याद आ गया। मैं एक बार एक इंटरव्यू कर रहा था एक टीवी चैनल के लिए, और जयपुर लोकेशन पे, और एक कवि आए थे। बहुत मेरा उनसे कोई 25 साल से उनसे मेरा संबंध भी रहे थे। तो वो कविवर बहुत मोटे हैं। तो मैं उनको चलते शो में कुछ कह नहीं पाऊं, तो जो हमारा एक व्यंग, एक हास्य की एक विधा भी है, व्यंग की भी अपनी बात को कहा जाए, तो मैंने चलते शो में कहा कि एक बात आपने कभी बताई नहीं कि मैम बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो 10 सेकंड के लिए एकदम से हकप्रभ हुए। जैसे ही उन्हें ध्यान आया तो जो वो ठाका मार के हंसे भी, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे, लोग दुनिया मुझे सीधा सीधा मोटा कहते हैं, मोटा कवि मंच पर आना है, लेकिन आपने, शुक्र है कि आपने इस शो के अंदर मुझे मोटा कवि कह के नहीं रोका। आपने मेरी पत्नी की पाक कला की तारीफ करते हुए अपनी बात यहाँ सामने कह दी। आप दोनों से मेरा एक सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब जी। वो सवाल ये आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं हंसना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये थेरेपी है। जब दवाएं नहीं हो, दवाएं दी जा रही हो, तो भी साथ में आप खुश रह के कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं देखे जो कुछ ज्यादा ही मस्त होते हैं, उन्हें हम लापरवाह भी कहते हैं। वो हर बात को, सीरियस होने की बात पे भी वो हंसी में उड़ा देते हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा भी याद है, किस्सा मैं बाद में आऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी एक गंभीर बात है, तो ये भी एक तरह का, वंदना आपके पास पहले आ रहा हूं, क्या कोई रोग हो सकता है कि जो आदमी बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, हर बात को हंसी में उड़ा दिया, मतलब किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, ज्यादा ही मस्त रह लेते हैं, ये कौन सी सूरत हो सकती है एक इंसान? सर ये है कि बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड होता है हर चीज के लिए, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और बहुत ज्यादा ही मेरे पास भी एक ऐसा केस था जिसमें कंप्लेंट आई थी कि बहुत हंसते रहते हैं, बहुत हंसाते रहते हैं। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है इसमें? कह रहे प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर किसी की डेथ पे भी गए हैं तो वहां भी हंस रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो उस चीज में मैं मानती हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर इसे नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम उनकी फैमिली के लिए क्रिएट करती है जी, उनकी एक रेगुलर लाइफ में। आपके जी वीरेंद्र जी, आपके इर्द गिर्द आपने कोई कभी ऐसा दोस्त, कोई ऐसा कोई शख्स या व्यक्ति देखा हो? नहीं देखिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं देखो, एक लिमिट तक तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हंसते हैं, और मतलब वो, उनको हर चीज पे हंसना होता है बेसिकली,
ठीक है, ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो मतलब उनको कुछ भी बात, सीरियस बात बोलोगे, चाहे मजाक बोलोगे, चाहे कोई गम मतलब ऐसा कोई दुख वाली बात बोल दोगे तो भी वो हंस रहे हैं, मतलब उनके वो नेचर में होता है। बट हाँ, मेडिकली मतलब मेरा एक फ्रेंड कह लो, एक कलीग, मेरा कलीग ही था, तो उसको मेडिकल डिसऑर्डर था, जिसे अपन वंदना जी भी जानते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वो 1 मिनट में ही, जैसे कभी मैंने उसको बोला यार कि मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है और पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा पीजी में, और पता नहीं क्या होगा यार। तो वो बेसिकली उसको मूड डिसऑर्डर था, तो वो एकदम हंसी में बोला यार तू टेंशन क्यों करता है यार, मैं पेपर आउट कर दूंगा ना। और साला जो है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उस टाइम अशोक गहलोत जी हुआ करते थे मुख्यमंत्री, कि बोला अशोक गहलोत है यार, उसको एक फोन कर दूंगा, वो मेरी बात मान जाएगा। तो दैट वाज एबनॉर्मल, एक्चुअली दैट वाज एबनॉर्मल। मैं सीरियस हूँ, मुझे टेंशन है कि यार मेरी एग्जाम का पता नहीं क्या होगा, पेपर में कैसे दूंगा, और वो लेकिन एक्चुअली दैट वाज इन डिसऑर्डर, कि उसको दिक्कत थी कि यार हाइपर था ग्रैंडियोसिटी हाई होती है, ग्रैंडियोसिटी काफी हाई होती वो हाइपर था, तो उसको कुछ भी बोलोगे ना तो वो हर बात को ऐसे लेके चलता था, तो उसको हम कुछ बोलते ही नहीं थे कि यार ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको कुछ भी बात बोलेंगे तो वो उसको मजाक में ले जाएगा। बट हाँ, कई लोग क्या है कि मतलब ये तो डिसऑर्डर था, बट बिना डिसऑर्डर के भी बहुत लोग मजाक में ले जाते हैं चीजों को, जी। ये हर चीज में ही हंसना हंसना हंसना, बिल्कुल सही बात, तो बहुत कम लोग होते हैं। जी 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 हाँ, कम लोग होते हैं, लेकिन हाँ वो भी फिर एक कैसे डिजीज के रूप में, जैसा दोनों हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने हाँ यहाँ बताया। वंदना जी ने जो भी एक जिक्र, जो बात बताई थी, जैसा उनके एक केस वो बता रही थी, मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मैं एक टीवी चैनल में उस वक्त समाचार संपादक हुआ करता था। तो हमारा काम नए नए एंकर्स को भी चांस देना था कि यार नए चेहरे दिखते रहे। तो एक एंकर जो कुछ ही दिन पहले पत्रकारिता की पढ़ाई करके आई ही थी, तो बोलने बोलने में ठीक थी सब, तो हमने ऑब्जर्व किया, कई बार देखा कि यार ये कैसी भी खबर आती है, इसका एक ही फ्लैट एक्सप्रेशन होता है ना, मतलब हल्की सी स्माइल आ रही है ना, कुछ यहाँ भी गर्दन भी नहीं घूम रही, तो उसे थोड़ा हंस लिया करो भाई, कभी कभी खबर पढ़ते हुए थोड़ा सा एक मुस्कान होती है, एक जेस्चर होता है, ये जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सिखाते हैं, हम थिएटर में भी सिखाते हैं। तो हमारा ये था कि थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, लाउड नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता बहुत मेरी किस्मत खराब कहो कि क्या कहो, दिन जयपुर में जो गायत्री देवी अपनी जो पूर्व महारानी थी, उनकी देहांत हो गया। बाय चांस उस एंकर का ही एक चंक था, उन्होंने लाइव में जब पढ़ना शुरू किया तो बिल्कुल, और अभी अभी खबर मिली है जैसा कि पूरा शहर है शोर नजर आ रहा है, और जयपुर में ये था, उनके साथ ये था। ओहो, उस वक्त क्या था, कई कई जगह टॉप पे, कई जगह नहीं होते, हमने पर्ची में लिख के उसको पहुंचाया, भैया आज जैसे रोज रहती हो वैसे रह लो, आज नहीं हंसना, आज नहीं मुस्कुराना तुमको। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, होता है। बात को कोई किस तरह एक हंसी पे बात हो रही है, तो एक अभी वक्त हमारे पास थोड़ा, दर्शकों से ये जो लोग सुन रहे हैं कि कॉमेडी बहुत अच्छी चीज है, हंसना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि माहौल तो नहीं उड़ा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज की, हमारे यहाँ हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी संविधान में बताए गए हैं। तो उसी तरीके से हास्य के साथ भी एक मर्यादा, एक महीन मर्यादा जुड़ी हुई है। देश में इन दिनों चर्चा का भी विषय है कि भाई कॉमेडियंस जो हैं वो क्या किसी पे भी कमेंट कर देंगे, सबके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी तक जहां तक ये बात कहे, हम जहां बार बार कहेंगे खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए, अपने गमों को हंसी में उड़ा दीजिए, तो माखाल मत उड़ाइए किसी का, और एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन भी होना चाहिए। हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है, हंसी के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग हंसी मजाक एक लेवल तक ही बर्दाश्त कर पा जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, वो संबंधों को बिगाड़ सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे वीरेंद्र जी मेरी इस बात से? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीरेंद्र जी। हाँ हाँ अमित जी, तो एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने। देखो एक्चुअली हंसी, डॉक्टर साहब आपका आपका एक बार ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। हाँ ये अनम्यूट हो गया है। सो एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि आपने देखा होगा कि कई बार ना पेपर्स में न्यूज आती है कि 4 दोस्त बैठे साथ में, बहुत हंसी मजाक किया, थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया, और मजाक करते करते दोनों में आपस में ऐसा झगड़ा हो गया कि एक दूसरे को मर्डर ही कर दिया।
सो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो चीज है, चाहे वो हंसी हो, चाहे वो मजाक हो, चाहे वो मस्ती हो, वो हर चीज का देखो एक लिमिटेशन, फायदे तो है, फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं हर चीज के। तो जब अपन बहुत बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि एक दूसरे की मस्ती मजाक करते टाइम उस मर्यादा का पालन भी करना चाहिए कि हम कोई भी बात, अगर मान लो सामने वाला अगर सीरियस मोड में है तो हमें उसकी बात को सीरियस भी लेना चाहिए जब वो सीरियस मोड में है, और अगर वो मस्ती के मोड में है तो हमें मस्ती के मोड में रहना चाहिए। और उन लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका नेचर हमें पता है कि कोई भी हम ऐसी गलत बात बोलते हैं जो उसको हर्ट करता है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आप दोनों को और हमारे दर्शकों को अब विदा इनसे लेने का वक्त आ गया है। कब बातों बातों में हंसते मुस्कुराते कैसे ये समय बीत गया पता ही नहीं चला। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका धन्यवाद, आप समय निकाला और हमें हंसाया। ऐसे ही वंदना, मैं आपको भी कहूंगा कि आपके किस्से, आपसे जुड़े किस्से और आपके सफेद आलू का किस्सा भी हमें याद रहेगा। याद रहेगा। दर्शकों को कहना चाहूंगा, चलते चलते सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, उस कुदरत का, उस परवरदिगार का, उस शक्ति का जो हमारे ऊपर बैठी हुई है। आप इसको गमों में जाया मत कीजिए, दूसरों से झगड़ा करने में जाया मत कीजिए, ईर्ष्या में जाया मत कीजिए, किसी से रश्क रखने में जाया मत कीजिए। मुस्कुराइए, मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत में है वो वाली मोहब्बत नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं जो मोहब्बत कह रहा हूँ, दुनिया से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, सबसे मोहब्बत कीजिए। देखिए ये जीवन कितना आसान हो जाएगा। और आप जो आप फ्रीक्वेंसी लोगों को देते हैं, जिस तरीके से आप मुस्कुरा के देंगे, आपकी मुस्कुराहट बिल्कुल बूमरैंग जैसे कहते हैं लौट कर आती है, आप तक आएगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मर्यादाओं का पालन कीजिए। देश को आगे बढ़ाने में देश के उन सभी होनहारों की मदद कीजिए जो इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। आप आज सबसे आप जुड़े, आप सबका, सभी ऑनलाइन जुड़े हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।